नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सैटरडे को हमने आपसे कहा था कि भाई साहब आप लोग पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए, समय आपके पास बिल्कुल भी शेष नहीं बचा है। अगर आपने मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा, उस पर कार्य करना शुरू कर दिया होगा तो यह आपके हित में होगा और आपने मेरी कही हुई बातों को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया होगा तो यह आपके लिए क्या है? घातक है। ठीक है, तो मैं अपेक्षा यही करता हूं कि आप तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो चलिए बिना देरी के हम लोग पुराने पैटर्न पर अपने आते हैं करंट अफेयर्स के। और जिस क्योंकि 3-4 दिन से डिस्टर्ब था, कोई बात नहीं, अब हम अच्छी तरीके से करते हैं। और सबसे पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, जो कि हमने लास्ट डे यानी कि सैटरडे को हमने किया था। चलिए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल को नई दिल्ली में राजदूतों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्तों और वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। ओके, नाउ भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे के औंध में शुरू हो गया। इसका जो 5वां संस्करण था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद रहेगा। आगे ठीक है, बाकी ये डेट लिखी कब से कब तक चलेगा ये आगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की, यानी कि अगले जो सीजीआई होंगे वो कौन होंगे? बी.आर. गवई होंगे। ठीक है, जिनका 6 महीने का कार्यकाल होगा। आगे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और 15 अप्रैल को दरअसल हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया, जो कि डोपिंग जो अनैतिक कार्य होता है उसको रोकने के लिए काम करेगा। और यह दुनिया की 17वीं जो है यूनिट है अपने आप में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार नैमिषारण्य को अयोध्या की तर्ज पर विकसित कर एक वैदिक नगरी में बदलने की तैयारी में, यानी कि नैमिषारण्य को एक वैदिक नगरी के रूप में जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह फैसला दरअसल अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने लिया हुआ है। बाकी कल हमने आपको मतलब परसों हमने नैमिषारण्य के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी बताई थी। ओके, चलिए। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेवोटोबी में ज्वालामुखी आया और इसमें बहुत जोरदार जो है ज्वालामुखी आया, जिससे जो लावा निकला दूर तक। भारत और अफ्रीकी देश समुद्री डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ 13 अप्रैल से एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट में शामिल हो गए। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था और आपके सामने प्रश्न है कि बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 7 अप्रैल को। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगली बार आप लोग उसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, टॉपिक है श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेल सेवा और उधमपुर कटरा बनहाल श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये भी चर्चाओं में है और ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी आता है। तो इसका भी हाल ही में पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि बहुप्रतीक्षित श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेल सेवा और उधमपुर कटरा बनहाल श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट देश की प्रगति का आधार बनेगा। आप जानते हो कि 370 हटने के बाद सरकार ने लगातार जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में, उधर लगे हुए क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधि को बहुत तेज किया अपने आप में। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में, ये तो ठीक है, ये पॉइंट तो आपका इंपॉइंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ ब्रिज, कुछ जो है क्या कहते हैं पुल और चर्चाओं में रहे हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि जडमार्ग सुरंग के बारे में। तो जडमार्ग सुरंग का जनवरी 2025 में उद्घाटन किया गया था। आप जानते होंगे 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है और जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी ये उभरा हुआ है। इसके अलावा जोजिला सुरंग, ये भी जानते होंगे। जोड़ मोड़ सुरंग के अलावा वर्तमान में जोजिला सुरंग पर भी काम चल रहा है और निर्माणाधीन यह सुरंग लगभग 14.2 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्देश्य खतरनाक जोजिला दर्रे को दरकिनार करते हुए कश्मीर को लद्दाख से जोड़ना है। इसका कार्य पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। तो ये इसलिए ये जोजिला जो सुरंग आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक हो जाएगी, यानी कि 1 नंबर हो जाएगी, पहले नंबर पर। ठीक, चलिए चिनाव रेल पुल, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाना जाने वाला यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। बताओ, एफिल टावर से भी ऊंचा है,
भारत ने हाल ही में कई बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है उसके विकास के लिए। ठीक है, चलिए, यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को शेष भारत से क्या करना है, जोड़ना है। याद रहेगा पॉइंट। तो इनमें से जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाला और आपका ये जो दोनों दिया, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब बताइए आपके प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, जेड मार्च सुरंग जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन किया गया। यह 6.5 किलोमीटर है, लंबी सुरंग है जो कि सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा, यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाना जाने वाला यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। अब इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं क्योंकि यह पॉइंट दरअसल दूसरे उसका पॉइंट का आ गया है। ये देखिए, ये चिनाव रेल पुल के बारे में है। आप यहां पर लिख दीजिएगा चिनाव रेल पुल। क्या लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिए चिनाव रेल पुल, चिनाव रेल पुल। ठीक है, तो चिनाव रेल पुल क्या है, ये देखो आप यहां पर एफिल टावर से भी ऊंचा है, ये पॉइंट रखा है ना। तो आप यहां लिखिए कि चिनाव रेल पुल दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाना जाता है। तो दोनों कथन सही है, यानी कि आप कहेंगे तो सर दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, दारीपल्ली रमैया, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है और मुझे लगता है संभवतः आप लोग इनको जानते होंगे। अगर आप लोग जो है पेड़ पौधों के बारे में खासकर अगर रुचि रखते तो इनके बारे में जानते होंगे। इन्होंने लाखों करोड़ों जो है पेड़ लगाए अपने जीवन में। इनको कई प्रमुख पुरस्कार भी प्रदान किए गए और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है अप्रैल 2025 में। ठीक है, हरियाली के लिए इन्होंने पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। इनके पॉकेट में 1-2 पौधे और कई जो है बीज अलग अलग प्रकार के पौधों के रहते थे। तो दारीपल्ली रमैया को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे तेलंगाना के खम्मम जिले के रहने वाले थे और माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए। सोचिए कितनी बात है कि एक सिंगल आदमी उसने करोड़ों पौधे लगाए, 1 करोड़ से ज्यादा। और उनके जेब में एक पॉकेट में जो है मतलब क्या कहते हैं बीज रहते थे पौधों के। तो जहां जाते थे पेड़ लगाते थे, साइकिल पर उनके पेड़ रहता ही रहता था। सोचिए इतने बड़े महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ को बड़ी निर्दयता पूर्वक काटते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने छायादार पेड़ लगाए, फलदार पेड़ लगाए अपने आप में। ठीक है, रमैया ने अकेले ही पौधारोपण की मुहिम शुरू की और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। रमैया का जन्म 1 जुलाई 1937 को रेड्डीपल्ली गांव में हुआ था। उन्होंने 50 से ज्यादा साल तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। ओके, वह हमेशा अपनी जेब में बीज रखते थे ताकि जब भी खाली जमीन दिखे वहां पर वो पेड़ लगा सकें। सोचिए कितने बड़े आदमी थे अपने आप में। ठीक है, उन्हें कई सम्मान मिले जैसे सेवा अवार्ड 1995, वन मित्र अवार्ड 2005 और पारंपरिक ज्ञान के राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना सरकार ने हरिता हरम योजना के तहत भी उन्हें समर्थन दिया था, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित क्षेत्र को 24% से बढ़ाकर 33% करना था। तो ये कुछ चीजें थी जो उनके बारे में थी। अब आप लोग बताइए कि हाल ही में दारीपल्ली रमैया का अप्रैल 2025 में निधन हो गया है। उनका संबंध है क्या थे, वो पर्यावरणविद थे, पत्रकार थे, लेखक थे, खिलाड़ी थे। अभी हमने आपको बताया कि पौधों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे में वो क्या थे, पर्यावरणविद थे अपने आप में। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसको शायद मैं भूल गया था, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इसको मैंने मेंशन कर दिया आपके करंट अफेयर्स में ताकि आपको याद रहे। पुराना न्यूज है लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे वनों की महत्ता के बारे में, वनों पर ऐसे लिखने के लिए आता है और फॉरेस्ट यानी कि वन की क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग जानते होंगे। और इसी से रिलेटेड 2 रिपोर्ट हमने आपको कराई है। एक इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के नाम से जो कि आरडी यूट्यूब पर है, और आईएसएफआर रिपोर्ट यूपी के कंटेक्स्ट में भी हमने आपको कराया है। तो दोनों वीडियो आप लोग जरूर प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। तो यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि बताइए किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। तो आप कहेंगे सर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, हर साल वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी द्वारा एक नई थीम चुनी जाती है। और इस साल की अगर थीम की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस साल की थीम है वन और भोजन है। क्या, वन और भोजन।
जो कि वनों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी कि वैश्विक ग्लोबली फूड सिक्योरिटी के बीच गहरे संबंधों पर क्या करती है, जोर देती है। ठीक है, चलिए, यानी कि वन और भोजन दोनों ही क्या है, ग्लोबली वैश्विक लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वन नहीं रहेंगे तो भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा आपको तो भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे, याद रहेगा। चलिए आगे, बाकी यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं डिटेल्स में, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, डेटा है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब अब एक पॉइंट यहां पर है कि क्या है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति। तो भारत सरकार ने खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की थी और राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के लिए किसानों को कृषि वानिकी, ठीक है, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए कई बार आपके एग्जाम के लिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको टास्क देता हूं कि आपको क्या काम करना है, दो काम करना है आपको। ठीक है, ये जो भी हाल ही में आईएसएफआर जो रिपोर्ट जो जारी की गई थी, आईएसएफआर रिपोर्ट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है और यूपी की जो मैंने रिपोर्ट कराई थी, ठीक है, वो अभी आपको क्या करनी है, दोनों से प्रश्न बनना आपके क्या है, स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए, बाकी एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछाता है, वनों के प्रकार, क्या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, खूब पूछता है प्रश्न। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, जो आपने कॉपी टास्क वाली बनाई होगी ना, जिसमें मैं होमवर्क देता हूं, उसमें आप लोग इसको लिखा करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट और दिए हैं। क्या है हरित भारत मिशन, इसको पढ़ लीजिएगा। वन धन योजना, यही पढ़ लीजिएगा। ये सब, इसकी जो शुरुआत हुई थी ट्राइफेड द्वारा 2018 में हुई थी, वन धन योजना। तो यहां पर कई योजनाएं मैंने लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, ये देखिए, अब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। नंबर 1, हर साल 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, बस ये गलत हो गया। नहीं भाई साहब, 21 मार्च होगा। क्या 21 मार्च, ये कथन क्या हो गया, गलत। क्या पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। और जो दूसरा कथन लिखा हुआ है आपके सामने कि भारत सरकार ने खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति घोषित की थी, तो बिल्कुल सही बात है, ये सही है एकदम से आपका, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि केवल एक ही होगा, ये गलत है आपका। ठीक है, चलिए, संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और भाषणों की संस्कृत पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन अभी हाल ही में हो रहा है। ठीक है, और ये 18 अप्रैल को इसका विमोचन किया गया आपने। ठीक है, चलिए, यह पुस्तक विभिन्न अवसरों पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का क्या है, संकलन है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि बताओ भाई ये पुस्तक जो है किस चीज पर बेस्ड है अपने आप में, तो ये मोदी जी के भाषणों पर आधारित है। ठीक है, जो संस्कृति पर दिए गए हैं, संस्कृति का 5वां संस्करण। ठीक है, ये देखिए अध्याय, ये 18 अप्रैल 2025 5 PM पे, और ये यहां पर नाम लिखा है कहां पर ये हुआ था। ठीक है, चलिए, जूना अखाड़ा के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा इस पुस्तक का औपचारिक जो है विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए, इस पुस्तक की प्रस्तावना राम बहादुर राय ने लिखी और डॉक्टर प्रभात ओझा ने इस पुस्तक का संकलन किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए, ये तीनों फैक्ट आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलिए, अब ये प्रश्न आपके सामने है कि बताओ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और भाषणों की संस्कृत पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किया गया, अप्रैल में किया गया। ठीक है, यह पुस्तक विभिन्न अवसरों पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का क्या है, एक संकलन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, याद रखिएगा। चलिए, गुरु तेग बहादुर साहिब जी अभी 9वें जो गुरु हैं सिख गुरु तेग बहादुर साहब जी, इनका 18 अप्रैल को प्रकाश पर्व है, यानी कि मनाया गया प्रकाश पर्व, और इनका जन्म 1621 यानी कि 1621 में अमृतसर में हुआ था। और इसके अलावा इनके बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट और बताऊं तो जो छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, इनके सबसे छोटे पुत्र थे वे निर्भीक योद्धा, साथ ही आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। आप जानते हो कि सिख धर्म का जो योगदान है हमारे जो है देश की परंपराओं संस्कृतियों को बचाने में भी, और देश के प्रगति में और देश के जो है उत्थान में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में
सिख का भी जो है बड़ा, सिख समुदाय जो है उसका बहुत बहुत जो है योगदान है और हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कई बार लोग सिख धर्म के लोगों पर जो है, जो लोग होते हैं उन पर जो है चुटकुले बनाते हैं, कई चीजें करते हैं, ये कि गलत है, बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सही प्रकार के वेशभूषा का हमें सम्मान करना चाहिए और यही भारत देश की क्या है, विविधता है अपने आप में। ओके, चलिए। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के लिए अडिग रूप से संघर्ष किया अपने आप में। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि उनको जो है क्या हुआ था, गुरु तेग बहादुर को 1675 यानी 1675 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा दिल्ली में फांसी दे दी गई। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा और बाकी यहां पर कुछ कुछ पॉइंट और दिए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, ठीक है। चलिए, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे भाई साहब, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, ये भी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसे, इन दोनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, इसीलिए ये क्या है, चर्चाओं में है। क्या देखिए, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अब कुल 14 भारतीय ग्रंथ हो गए हैं। तो आप एग्जाम के लिए पूछ लेगा कि इन दोनों को मिलाकर के कुल कितने हो गए हैं, ग्रंथ हो गए हैं किसमें, आपका यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, तो 14 हो गए हैं, ठीक है। यह डेटा आपको याद रखना है। उत्कृष्ट मूल्यों वाली दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने की एक वैश्विक पहल है। यह पहल उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और दस्तावेजों को मान्यता देती है जिन्होंने सदियों से समाज को प्रभावित किया। आप जानते होंगे, गीता हो गया आपका, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र हो गए, ये समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो श्रीमद् भगवद गीता जो है आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे एक अलग प्रकार का मोटिवेशन, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर होगा। ओके, चलिए, तो ये सब पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां पर नहीं है। और भगवद गीता आप जानते होंगे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक पवित्र संवाद है, जिसे इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी ओर जो आपका प्राचीन ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्यशास्त्र है, इसको रंगमंच कला और नृत्य जैसी प्रदर्शन कलाओं पर एक आधारभूत क्या है, ग्रंथ है। दार्शनिक और कलात्मक विरासत को शामिल किया जाना देश के लिए एक क्या है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि 2 चीजों को अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अब यहां पर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आयोग आपसे कुछ और नाम लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसके साथ में कुछ और नाम लिख देता आप, है ना, इसके साथ में प्राचीन ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को रंगमंच कला और नृत्य जैसी प्रदर्शन कलाओं पर एक आधारभूत क्या है, ये ग्रंथ है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है आपके लिए सही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियन बनाने की घोषणा की है, इसलिए चर्चाओं में है। और क्यों बनाई है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कोबरा बटालियन के गठित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। 17 वर्ष पहले नक्सलग्रस्त राज्यों में अर्धसैनिक बल के तहत घने जंगलों में युद्ध के लिए कोबरा बटालियन का गठन किया गया था और दोबारा से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रोकने के लिए जो है सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियन बनाने जाने की घोषणा की है, ठीक है, याद रहेगा। ये कुछ पॉइंट है। और ये जो नया कोबरा बटालियन होगा, यह दस्ता जो है 11वां कोबरा बटालियन होगा अपने आप में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हाल ही में किसने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कोबरा बटालियन गठित करने की घोषणा की है? तो सीआरपीएफ ने की है भाई, सिंपल सी बात, अभी हमने हाल ही में आपको बताया तुरंत, है ना, ठीक है। विश्व विरासत दिवस आप जानते होंगे 18 अप्रैल को दरअसल विश्व विरासत जो है क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 अप्रैल को क्या, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी विश्व विरासत स्थल हमारे यहां पर शामिल हैं, ठीक है, वो अपने आप में बड़े अच्छे हैं और उनकी अलग महत्ता, अलग उनकी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है जरूरी? तो विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। आप जानते होंगे क्या है, विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। कई बार क्या होता है, जो महत्वपूर्ण विरासत स्थल होते हैं उन पर आपदा आ जाती है,
कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो गिर गए, खराब हो गए, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, या फिर जो है क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है उस पर कब्जा भी लोग करने लगते हैं, उसकी जमीनों को हड़प लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसको वही लिखा गया है कि थीम क्या है, ये देखिए थीम आ गई, विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष के द्वारा भी कई बार ऐसे स्थानों पर जो है आक्रमण किया जाता है। ओके, चलिए, तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने आपको बताया, कब? 18 अप्रैल को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूज वीक और स्टैटिस्टा की विश्व सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2025 की रैंकिंग अभी हाल ही में प्रदान की गई, और उसमें इस रैंकिंग में जो रैंकिंग प्रदान की गई, इस रैंकिंग में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को, किसको? एम्स को, जो दिल्ली का आपका एम्स है, ठीक है, को न्यूज वीक और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंक में वैश्विक स्तर पर 97वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का दर्जा दिया गया। यानी कि ये ग्लोबली जो है 97 नंबर के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में एक में आता है। कौन? आपका दिल्ली का एम्स आता है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, इसके अलावा यह सम्मान उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी की जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, चिकित्सा अनुसंधान यानी कि जो आपका मेडिकल रिसर्च है, और किफायती उपचार उपलब्ध कराने में एम्स की उत्कृष्टता को यह प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए, यह रैंकिंग 30 देशों के 2400 अधिक अस्पतालों में दी गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को सूची में 228वां स्थान मिला है, और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल को भी 146वां स्थान इसमें मिला गया। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, चलिए, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक प्रदान किया गया? अभी जस्ट हमने आपको बताया, कौन सा स्थान? 97वां। बस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है। किसका? पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। आप जानते होंगे, जैव विविधता शब्द भी जानते होंगे। ठीक है, जैव मतलब जीव और जंतु, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो इन विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का क्या किया गया है? प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। किन्होंने? जो आपके केंद्रीय जल मंत्री हैं CR पाटिल ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की है इस बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया है। और यह प्लेटफॉर्म क्या है? आपका गंगा, कावेरी, गोदावरी जैसी प्रमुख भारतीय नदियों में भौगोलिक संरचना, जैव विविधता और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों को बारे में जानकारी देगा। ये जो प्लेटफॉर्म अभी बनाया गया है, याद रहेगा। चलिए, अब निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अगर आप इन दोनों कथनों को पढ़ेंगे, पहला कथन, ठीक है, कि CR पाटिल ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली की में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही बात है। यह प्लेटफॉर्म गंगा, कावेरी और गोदावरी जैसी प्रमुख भारतीय नदियों में भौगोलिक संरचना, जैव विविधता और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा, बिल्कुल सही बात है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों के कथन के यहाँ के लिए सही है, याद रहेगा। चलिए, अब आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है। बताओ, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं भाई साहब कि आप लोग कमेंट में जाकर के कमेंट प्लीज जरूर क्या करें। मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है यही प्रश्न आप एग्जाम में आ जाए और आप वहां कंफ्यूजन में गलत करके चले आए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट में जाकर के उत्तर जरूर दिया करें। आपके चैट आने से बहुत कम समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, मैं पूरी अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस की, आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम हमारा पीसीएस का चल रहा है, और पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चला है जहां पर आपको प्री प्लस मेंस इंटरव्यू और बाकी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको वहां पर दी जाती है। तो आप पीसीएस का भी बैच ले सकते हैं, और साथ साथ में जो है आप आरओ के बैचेस, आरओ के टेस्ट सीरीज, पीसीएस की टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्री हो, मेंस की हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी थी। और अब आप लोग निबंध लिखिएगा, बाल मजदूरी आर्थिक असमानता का प्रतिरूप। ये आपको लिखना है कि भाई बाल मजदूरी क्यों है? आर्थिक असमानता के फलस्वरूप ही है। इस पर आपको ऐसे लिखना है। बहुत अच्छा निबंध है, नहीं लिख पाइएगा तो मुझे बताइएगा, मैं
कोशिश करूंगा कि आपको मैं चीज़ों को समझा दूं, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।